हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है और उसका मैथमेटिकल इंट्यूशन भी हमारा हो चुका था। हमने देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमें एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, जो कि रहता है 1 + e⁻⁻x। ये हमारा फार्मूला रहता है, जहाँ पे जो x है इसको और इलेबरेट अगर हम करें तो वो बन जाता है mx + c, यानी कि ये लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला होता है। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था, जो कि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पहले से ही हो चुका है, जिसका वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी इस सेशन में हम करने वाले हैं उसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि sklearn लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हम उस लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि वो एग्जैक्टली किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, किसमें, तो sklearn लाइब्रेरी या फिर पाइथन में। अब पाइथन में सिर्फ sklearn लाइब्रेरी है क्या मशीन लर्निंग के लिए? तो नहीं, पाइथन में sklearn है, scipy है, इसके अलावा पाइटॉर्च है, टेंसरफ्लो है और बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिसमें हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे फेमस जो है दैट इज sklearn। ये जो sklearn है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअल नाम उसका scikit-learn है, scikit-learn। अब ये जो लाइब्रेरी है इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, तो सभी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो scikit लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में हम प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर इंजीनियरिंग और उसके अलावा मॉडल बिल्डिंग और टेस्टिंग भी कर सकते हैं, इसलिए एक ही लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक नोटबुक बनाया है और उस नोटबुक में कोविड-19 का डेटा सेट लिया है जिसमें हम सब ये करेंगे। अब कोड मैंने पहले से ही लिख के रखा है ताकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगा हर एक छोटी बड़ी चीज़ की एग्जैक्टली वो क्या है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी और ये हमने क्यों लिखा है। लेकिन उससे पहले एक बार आप एक डेटा सेट देख लीजिएगा। ये हमारा डेटा सेट है जहाँ पे एज, जेंडर, फीवर, कफ, सिटी और कोविड है या फिर नहीं है, ये चीज़ें दी गई है। अभी एक सैम्पल डेटा सेट है और इस डेटा सेट के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, हमारा मॉडल ट्रेन करने वाले हैं, जिसमें कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरीके से काम करता है वो समझेंगे। अब मॉडल ट्रेन करना सिर्फ डेटा लेके उसको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करना इतना ही नहीं होता है, उसके बीच में भी कई सारी चीज़ें आती है जो मैं आपको समझा दूंगा और वो सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो जैसे कि ईडीए रहता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, वो हम करेंगे। उसके अलावा हम फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। देन हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको करके दिखाएंगे। लास्ट में हम वन हॉट इनकोडिंग और स्केलर भी करके दिखाएंगे एंड देन ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग भी होगा। टेस्टिंग में वैलिडेशन भी होगा कि किस तरीके से आप देख सकते हो, चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये बता देता हूँ आपको कि वैलिडेशन के ऊपर या फिर टेस्टिंग के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें हम रिग्रेशन मॉडल एज वेल एज क्लासिफिकेशन मॉडल की टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, सभी पैरामीटर, सभी एक्यूरेसी या फिर जो भी मैट्रिक्स है, इनको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है, ये सब समझने वाले हैं। तो वो एक सेपरेट वीडियो रहेगा, वो मैं डाल दूंगा जल्दी ही। लेकिन अभी के लिए हम बस देखेंगे कि किस तरीके से इस मॉडल को हमें टेस्ट करना है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले नेसेसरी लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पे ली है, कौन सी है, तो नमपा है। नमपा क्यों? एरे लाइब्रेरी है, एरे के ऊपर काम करने के लिए हमें नमपा लाइब्रेरी चाहिए होती है। डेटा सेट जो है वो हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे या फिर किस तरीके से लेंगे, तो उसके लिए पांडास जरूरी है। अब पांडास लाइब्रेरी सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब और नमपा इन तीनों के साथ बेहतरीन इंटीग्रेट होती है और sklearn में पांडास लाइब्रेरी के ऊपर ही मॉडल बनाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे पांडास ले लिया। देन एसएनएस और मैटप्लॉटलिब ये दोनों क्या है, तो ये विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। अब विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी क्या करती है, तो हमारा जो डेटा है उसको हमें प्लॉट, डायग्राम इस तरीके से अगर दिखाना है तो हम इन दो लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं पहले हमारे मॉडल के ऊपर, एंड दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल अगेन लीनियर मॉडल में ही आता है। लीनियर मॉडल क्यों, तो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको एक चीज क्लियर करी थी कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो लीनियर रिग्रेशन का ही एक वर्जन है जो कि क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करता है। लाइक दिस, अगर मेरे पास कोई इस तरीके का डेटा है तो उस डेटा में लॉजिस्टिक रिग्रेशन कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ बना लेता है, तो यानी कि एक लीनियर ग्राफ रहता है। इस लीनियर ग्राफ में हम क्या कर देते हैं, तो एक बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं दैट इज ऑन 0.5। अब ये 0.5 वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के तहत
हम ये डिसाइड करते हैं कि इसके नीचे और इसके ऊपर आने वाला जो भी डेटा रहेगा, वो डेटा हम सेग्रीगेट करेंगे आइदर 0 और 1। यस, तो इस एक पॉइंट के इस साइड में या फिर इसके ऊपर जो भी डेटा आएगा दैट विल बी 1, और इस बाउंड्री के लेफ्ट साइड में और उसके बिलो जो भी डेटा आएगा दैट विल बिलोंग टू 0। ये हमारा क्या रहता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन का तरीका रहता है, बाउंड्री डिसाइड करने का तरीका रहता है किसमें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। और वही हमने लास्ट सेशन में देखा भी था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लीनियर मॉडल के थ्रू लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमें प्री प्रोसेसिंग करनी होती है डेटा के साथ। अब प्री प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है कि डेटा जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में डायरेक्टली हम उसको मॉडल को प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर डेटा में कोई स्ट्रिंग वैल्यूज है, यानी कि टेक्स्ट डेटा है, तो वो टेक्स्ट डेटा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में नहीं जा सकता है, तो उसको स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, आइदर इंटीजर में नहीं तो फ्लोट में। अभी इंटीजर या फिर फ्लोट में कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरीज है। अगर हमारे पास कैटेगरीज मिल जाती है तो हम उस क्या कैटेगरीज को क्या करेंगे, कैटेगरीज को कन्वर्ट कर देंगे हम इधर इंटीजर या फिर फ्लोट में। जैसे कि अगर मेरी कैटेगरीज है यस एंड नो, तो हम यस को कर देंगे 1, नो को कर देंगे 0। अब मेरी डेटा में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरीज मान लो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर ये है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि मुंबई को 1 कर दिया, कलकत्ता को 2, बैंगलोर को 3 एंड दिल्ली को 0 कर दिया। तो ये भी हम कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें है जिससे हमें न्यूमेरिक वैल्यूज मिल जाती है, इसलिए हमें प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज लगेंगे यहाँ पे। अब उसमें मैंने क्या क्या लिया है, तो स्टैंडर्ड स्केलर लिया है। अब ये स्टैंडर्ड स्केलर लाइब्रेरी क्या कर देती है, तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को, जैसे कि अगर मेरे पास न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस वैल्यू है, कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या है, तो मेरे पास लाइक फ्लोट वैल्यू है, जैसे कि एज दिया गया है, तो एज मान लो 20 से स्टार्ट हो रहा है 80 तक जा रहा है। अब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। यस, ऐसा नहीं कि सिर्फ 20 या फिर सिर्फ 80, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी की हाइट दी गई है। अब जो हाइट है वो मान लो दी गई है 4 फीट से लेके 6 फीट तक। अब इनके बीच में कुछ भी हो सकती है ना, 4.1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे करके। तो ऐसे केस में हम अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर। अब स्टैंडर्ड स्केलर क्या कर देता है, तो इस चीज़ को स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि उस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन बना लेता है 1। ओके, उस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको बना लेता है 1। उस डेटा का जो मीन है उसको बना लेता है 0। उसको हम स्टैंडर्ड स्केलर कहते हैं। यानी कि हमारे डेटा में कोई भी वैल्यू रहने दो, एनी वैल्यू, कुछ भी रहने दो, उन सभी वैल्यू का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कर देता है, 1 कर देता है, और उसका मीन क्या कर देता है, वो हमेशा 0 कर देता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर करना कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड स्केलर जो है वो इस लाइब्रेरी से किया जाता है, जिसको हम एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। अब लास्ट में आता है लेबल बाइनराइजर। अभी बाइनराइजर क्या होता है, तो अगर मेरा लेबल 0 1 की फॉर्मेट में है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे कि अगर लेबल में पहले से ही दिया गया है कि आइदर 0 है और 1 है, अगर ये दो चीज़ें हैं तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी अगर इस डेटा में देखोगे आप, तो हैज़ कोविड इज माई टारगेट कॉलम। हमें ये चेक करना है कि इन ये सभी पैरामीटर देने के बाद क्या मुझे कोविड डिटेक्ट होता है, ये चेक करना है। तो क्या उस कोविड में 0 और 1 वैल्यू है, तो नहीं है। वहाँ पे क्या दिया गया है, वहाँ पे दिया गया है एक वैल्यू है एस और दूसरी वैल्यू है नो। अब ये दो जो वैल्यू है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि यस को हम कर देंगे 1, नो को हम कर देंगे 0। और इसी चीज को हम कहते हैं लेबल बाइनराइजर। अब लेबल में दो तरीके होते हैं, एक तो लेबल एनकोडर होता है। ओके, पहले तो ये समझ लो, एक तो लेबल एनकोडर होता है। एनकोडर का मतलब क्या है कि अगर जो कैटेगरीज है, यस, अगर कैटेगरीज मोर देन 2 हो जाती है, यानी कि ग्रेटर देन 3, 2, यानी कि 3 4 5 ऐसी कुछ कैटेगरीज हो जाती है, तो वहाँ पे हम लेबल इनकोडर यूज करेंगे। लेकिन अगर कैटेगरी सिर्फ 2 है तो हम वहाँ पे बाइनराइजर यूज कर सकते हैं। अब ऐसा है क्या कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाइनराइजर यूज कर सकते हैं और कैटेगरीज लेस देन 2 है तो भी इनकोडर कर सकते हैं, नो।
अगर इन 2 कैटेगरी के लिए मैंने एन्कोडर यूज़ कर लिया तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बाइनराइज़र यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा सूटेबल रहेगा हमारे केस। हमें ये समझना है कि हमारे जो डेटा में हम टेस्ट करने वाले हैं, है ना? ट्रेनिंग तो हम करेंगे ही, लेकिन टेस्टिंग किस डेटा के ऊपर करेंगे, है ना? तो टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो उसी डेटा में से कुछ सैंपल डेटा चाहिए होता है। जैसे कि अब मेरे पास ये जो डेटा है, जो दिया गया डेटा है, इसमें आई थिंक मोर देन 1000 रोज़ है। तो हम क्या करने वाले हैं, यस, एक 1000 के ऊपर रोज़ है। हम क्या करने वाले हैं, इसी डेटा में से कुछ रोज़ निकालेंगे और उस रोज़ में हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग क्यों? क्योंकि हम ऐसा डेटा हम बना नहीं सकते हैं, हमें पता नहीं है कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है और ये समझ के चलते हैं कि ये रियल डेटा है। इसलिए हम क्या करेंगे, तो उसके ऊपर टेस्टिंग करने के लिए उसी में से हम कुछ सैंपल डेटा बाहर निकाल के रख देंगे जो कि ट्रेनिंग में नहीं होगा। यस, ये बात समझ लो आप। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम कौन सा डेटा यूज़ करते हैं। तो मेरे पास जो डेटा सेट है, कोई भी डेटा सेट जो है, मान लो कि ये हमारा डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट से हम क्या कर लेते हैं, तो एक डेटा बाहर निकाल के रख देते हैं ट्रेनिंग के लिए और दूसरा बाहर निकाल के रख देते हैं टेस्टिंग के लिए। कितना? तो ये स्प्लिट कैसे भी हो सकता है। ये मान लो 0.8 यानी कि 80%, यस, और अगर ये 0.8 है तो ये 0.0 रह गया यानी कि 20%। अब ये कभी कभी 75 और 25 भी होता है, तो ये कभी कभी 70 तो 30 भी होता है। यस, ये सब चीज़ें स्प्लिट हम कर सकते हैं, है ना? इससे ज़्यादा करोगे तो ट्रेनिंग के लिए कम डेटा रहेगा, इसलिए हम यहीं तक कंसिडर कर लेते हैं कि 70% 30% तक ठीक है ना? इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। 80-20 75-25 ये भी बहुत सही स्प्लिट होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को टेस्टिंग के लिए अननोन डेटा मिल जाता है। टेस्टिंग के लिए अननोन डेटा का मीनिंग क्या है कि ट्रेनिंग तो डेटा सेट के कुछ एक पर्टिकुलर सैंपल के साथ होगी। मान लो कि ये मेरा इतना बड़ा एक डेटा सेट है, ओके। अब ये जो डेटा सेट है, हम क्या कर लेंगे, इस डेटा सेट को स्प्लिट कर देंगे 2 हिस्सों में। मान लो कि इतना हिस्सा मैंने क्या कर लिया, डेटा सेट का अलग कर लिया और ये जो है, ये जाएगा ट्रेनिंग के लिए और ये जाएगा टेस्टिंग के लिए। तो इस डेटा के ऊपर अगर ट्रेनिंग होगी तो ये मेरे मॉडल के लिए नोन डेटा रहेगा, लेकिन जिस डेटा के ऊपर टेस्टिंग रहेगी ये मेरे मॉडल के लिए अननोन डेटा रहेगा। और अननोन डेटा के ऊपर टेस्टिंग करने से हमें एक्चुअली पता चलता है मेरा मॉडल कितना सही है और कितना गलत है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट की लाइब्रेरी भी ली है। अब लास्ट में आते हैं और ये देखो यहाँ पे हमने लिया है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, तो मुझे मेरा मॉडल टेस्ट करने के बाद उसका देखना भी तो है कि एग्जैक्टली एक्यूरेसी कितनी है ना, कितने स्प्लिट कर पाया है नहीं कर पाया है। उसके लिए हमने ये सभी लाइब्रेरी ली है। अभी एक्यूरेसी स्कोर वगैरह मैं आपको समझा दूंगा एक अलग वीडियो में। अभी के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इम्पोर्ट वार्निंग ले लिया, कहीं पे अगर वार्निंग आती है तो उस वार्निंग को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, इसलिए हमने इम्पोर्ट वार्निंग ले लिया यहाँ पे। अब पहले तो डेटा ले लेते हैं। यस, डेटा ले लिया, कैसे, रीड सीएसवी। बहुत सिंपल है, पांडास में हमने ये देखा है। तो रीड सीएसवी से हमने डेटा ले लिया और वो डेटा जो है वो उसी फोल्डर में रखा है जिस फोल्डर में मेरा ये नोटबुक है, इसलिए मैंने सिर्फ डेटा सेट का नाम दे दिया है। और अगर आपको डेटा का एक शॉर्ट सैंपल देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज, जेंडर, फीवर, कफ, सीटी एंड हैज कोविड नाम से ये मेरा डेटा सेट यहाँ पे सैंपल शो हो रहा है। पहले 10 रो है ये, है ना? अब इस 10 रो में हमें एक अंदाजा आ जाता है कि एग्जैक्टली डेटा किस तरीके का है। तो ये हमारा डेटा हो गया। अब सबसे पहले तो हम इस डेटा को एनालिसिस करेंगे। क्यों एनालिसिस करेंगे? एनालिसिस करने के बाद हमें समझ में आता है कि हमारा डेटा किस तरीके से काम करेगा, है ना? कैसे मॉडल बना सकते हैं या फिर क्या-क्या फीचर इंजीनियरिंग हो सकती है। तो हमने एक स्टाइल सेट कर दी है वाइट ग्रिड की, पैरेट को 2 में सेट कर लिया है। अब एक-एक करके देखते हैं। 2 में क्यों? मुझे लाइट जो पैलेट है वो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सेट टू कर लिया, आप अलग भी कर सकते हो। ओके। अब पहली चीज़ यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, तो पहले बॉक्स में मैंने क्या लिया है कि एज के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कोविड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि एज के बेस पे कोविड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। यस,
तो एक सिंपल चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आती है, कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देख के हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि जहाँ पे एज बढ़ रहा है, यस, जहाँ पे एज बढ़ रहा है, वहाँ पे कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, यानी कि कोविड होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो है, ये मीन मीन लाइन यहाँ पे जो दिख रही है, मीन लाइन, ये मीन लाइन हमें बता रही है कि एज बढ़ने से कोविड का रिस्क भी बढ़ रहा है। यस, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, है ना, बहुत सिंपल है। हमने एसएनएस का इस्तेमाल किया है, बॉक्स प्लॉट ये किया है, प्लॉट किया है। यस, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट हमारे एनालिसिस की तरफ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेंडर वाइज कोविड का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हैज़ कोविड, नो, यस, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें साफ दिख रही है कि मेल में जो कोविड होने के केसेस है वो कम है कंपैरेटिवली फीमेल में दोनों का नंबर लगभग सेम है। यस, लगभग सेम है, लेकिन मेल में कोविड ना होने के चांसेस ज़्यादा है और कोविड होने के चांसेस कम है। ये साफ दिख रहा है मुझे। फीमेल में थोड़े से इक्वल इक्वल रिजल्ट है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेल में वो रिजल्ट क्या हुए हैं, कम ज़्यादा हुए हैं। यस, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने किया है कि फीवर अगर मेरा लाइक कम ज़्यादा है तो एग्जैक्टली किस तरीके से होगा। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे समझ लो कि 100 के आसपास अगर फीवर है तो बहुत बार कोविड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही 101 क्रॉस कर चुके हैं हम, तो बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ है। ऑन एन एवरेज लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 101 के ऊपर अगर वो जा रहा है तो वहाँ पे कोविड हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे साफ दिख रही है, यानी कि हाई फीवर होने के साथ कोविड के चांसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये एक एनालिसिस हमने यहाँ पे देख लिया है। ये सभी यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी न्यूट्रल हो जाती है, तो जेंडर तो हमारे आउटपुट में उतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट डालेगा नहीं, यानी कि ट्रेनिंग में। लेकिन ये वाला एनालिसिस, यानी कि फीवर का एनालिसिस और एज का एनालिसिस हमें ये बता रहा है कि 50 के ऊपर एज जाने के बाद हमें चांसेस बढ़ जाते हैं, 40 से कम अगर एज है तो चांसेस कम है। यहाँ पे फीवर के केस में भी लगभग वही है कि 100 के आसपास अगर है ना, तो चांसेस है कि आपको कोविड ना हो, लेकिन जैसे 101 क्रॉस कर लेते हो, चांसेस कोविड होने के बढ़ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ग्राफ जो है वो बता रहा है कि किस तरीके का कफ कफ होने से, या फिर अगर आपको कफ है तो क्या चांसेस है। तो यहाँ पे देखो, माइल्ड, ये बहुत ही बेहतरीन ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको माइल्ड कफ है, यानी कि कम कफ है, तो उस केस में कोविड ना होने के चांसेस ज़्यादा है और कोविड होने के चांसेस कम है। यस, लाइक आउट ऑफ लाइक 500 केसेस, लाइक 300 के ऊपर ये गए हैं और 200 के ऊपर 550 लगभग जो केसेस है, उसमें जिनको माइल्ड कफ है उनमें हमें दिख रहा है कि 200 जो लोग हैं उनको कोविड हुआ है, लेकिन 300 के ऊपर लोग हैं जिनको कोविड नहीं हुआ है। यानी कि ये रेशो ज़्यादा है कोविड ना होने का माइल्ड में। वहीं पे स्ट्रॉन्ग में अगर हम देखते हैं तो कोविड होने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और कोविड ना होने का रेशो जो है वो कम हो गया है। यस, तो ये एक बेहतरीन हमारा क्या रहेगा, इनपुट कॉलम रहेगा, जिसके बेसिस पे आउटपुट कॉलम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिटी की वाइज कोई डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। तो सिटी वाइज बेंगलोर तो बहुत ही न्यूट्रल है, जहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बहुत सारे लोगों को हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तीन सिटीज़ में फर्क थोड़ा साफ दिख रहा है कि अगर मुंबई में हो आप, तो आपको चांसेस बहुत कम है कि आपको कोविड हो, है ना, चांसेस बहुत हाई है कि आपको कोविड ना हो। कोलकाता में भी कोविड ना होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन कोविड होने के चांसेस भी बहुत कम नहीं है। लेकिन दिल्ली में अगर हम चलते हैं तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। दिल्ली में कोविड होने के चांसेस ज़्यादा है, कोविड ना ना होने के चांसेस, यानी कि ग्रीन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो बहुत कम है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बेंगलोर में इक्वल इक्वल है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हमें क्या बताता है। हाँ, तो इस ग्राफ में हमें क्या एनालिसिस मिल रहा है, तो फीवर का डिस्ट्रीब्यूशन है सिटी के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो ग्रीन है वो बता रहा है कि कोविड नहीं होगा, जो रेड है वो, या फिर ऑरेंज है, वो बता रहा है कि कोविड होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे
तो मुंबई में तो ऑन एन एवरेज कोई भी अगर फीवर का ये है आपको किसी भी लेवल का फीवर है तो भी थोड़े से कम वैल्यू है जहाँ पे आपको कोविड हुआ है और बहुत ज़्यादा वैल्यू है जहाँ पे कोविड नहीं हुआ है। कोलकाता में अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो कोलकाता के बहुत सारे लोगों का जो फीवर है वो 99 पे हाई जा रहा है एंड देन बहुत कम है। लेकिन जिनको कोविड हुआ है कोलकाता में उनका फीवर 102 पे दिखा रहा है मुझे। ये देखो यहाँ तक गया है। ये बहुत अलग सी चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये व्हाइट बॉक्स देखो अभी। अगर इसको मैं कहीं पे लेके चल जाता हूँ, नहीं इसको डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे चीज़ कौन सी दिख रही है? तो यहाँ पे दिख रही है कि ये देखो आप यहाँ पे, है ना, ये चीज़, ये देखो ये। अब ये क्या बता रहा है कि ये मीन है, एवरेज है। तो कोलकाता में एवरेज अगर 100 के आसपास आपको फीवर है तो ज़्यादा चांसेस नहीं है आपके कोविड होने के, लेकिन 101 के ऊपर चांसेस बढ़ जा रहे हैं। दिल्ली में भी सेम है कि 100 के नीचे है तो चांसेस है कि आपको कोविड ना हो, लेकिन 100 के ऊपर है तो कोविड हो सकता है। बेंगलोर में भी ये सिमिलर दिखा गया है कि 100 के आसपास है तो कोविड नहीं है, अगर 100 के ऊपर है तो कोविड है। मुंबई में ये थोड़ा सा न्यूट्रल है ना? तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत काम का है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है ये ध्यान से देखो। तो फीवर, एज और कफ के हमने क्या कर लिए यहाँ पे, डेटा को ये कर लिया है, यानी कि फीचर इंजीनियरिंग कर लिया है। कैसे? तो देखो ध्यान से। अभी फीवर में अगर 101 के ऊपर है तो हमने बोल दिया है कि वो हाई फीवर है। अब इस फीचर इंजीनियरिंग से क्या होता है? तो इस फीचर इंजीनियरिंग से हमें हेल्प होती है हमारे मॉडल को और अंडरस्टैंड करने की। तो हो सकता है कि जहाँ पे हाई फीवर है वहाँ पे यस ज़्यादा हो, यस कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हो, इसलिए एक एक्स्ट्रा फीचर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, यूजिंग द प्रीवियस ओनली। है ना, ये फीवर पहले से ही मेरे पास था ये फीवर, लेकिन अब मैंने एक हाई फीवर नाम का कॉलम उसी में बना लिया है। उसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पे सीनियर के पास, तो 60 के ऊपर अगर एज जा रहा है तो हम बोल रहे हैं कि वो सीनियर है। और कफ में अगर स्ट्रांग है तो हमने उसको कर लिया है 1, और अगर नहीं है तो हमने उसको कर लिया है माइल्ड। यस। तो ये हमारा एक फीचर इंजीनियरिंग हो गया। यहाँ पे एक बार वैल्यूज देख लेते हैं कि कितनी वैल्यूज कोविड होने की है और कितनी वैल्यूज कोविड ना होने की है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कोविड ना होने की वैल्यूज थोड़ी सी ज़्यादा है, कोविड होने की वैल्यूज थोड़ी सी कम है। अब जब इस तरीके से होता है तो इस चीज़ को हम इम्बैलेंस भी कहते हैं, है ना? टारगेट जो है हमारा इम्बैलेंस है, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई बैलेंसिंग टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही इम्बैलेंस डेटा सेट है। इम्बैलेंस यानी कि मान लो कि मेरे पास जो डेटा सेट है उसमें 20% जो है वो किसी वन क्लास के हैं और रिमेनिंग 80% जो डेटा है वो मान लो कि ज़ीरो क्लास का है। अब 20-80 का अगर रेशो है तो ये बहुत ज़्यादा हो गए। तो हमारा मॉडल अगर सभी आंसर ज़ीरो कर देता है तो भी 80% एक्यूरेसी आ जाएगी, जो कि गलत चीज़ है ना? या फिर अगर मान लो कि मेरे पास डेटा है जिसमें हमारा जो टारगेट कॉलम है, यस, जो टारगेट कॉलम है उसमें दिया गया है कि यस की जो वैल्यूज़ है वो 900 है और जो नो की वैल्यूज़ है वो सिर्फ 100 है। अब इस केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये 90% और 10% का है। तो ऐसे केस में मेरे मॉडल ने अगर सभी को यस भी बोल दिया, जितनी भी प्रिडिक्शन करो उन सबको यस बोल दिया, फिर भी वो 90% एक्यूरेसी लेके आएगा। क्यों? क्योंकि एस के सभी वैल्यूज ही 90% है। अब ऐसे केस में हमें क्या करना होता है? तो हमें इस डेटा को बैलेंस करना होता है। अब बैलेंस हम कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक स्मोट टेक्निक होती है। यस। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम बैलेंस कर सकते हैं। नहीं तो इम्बैलेंस जो क्लास है उसके लिए हमारे एसक्यूएल में ही एक लाइब्रेरी मिल जाती है जिसके ऊपर हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे किया जाता है? तो जो एसक्यूएल है, ओके, तो एसक्यूएल क्या कर देता है? तो एसक्यूएल डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट कर लेता है। एसक्यूएल डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट कर लेगा, लेकिन स्मोट जो है वो क्या कर लेता है? तो ये सिंथेटिक डेटा क्रिएट कर लेता है। सिंथेटिक का मतलब क्या है?
कि ये जो रोज़ है उसी के जैसे और रोज़ क्रिएट कर लेता है, लेकिन वो सिंथेटिक तरीके से यूज़ कर लेता है। तो वो स्मूथ तरीका होता है। तो आप कोई भी एक यूज़ करके क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। हम ये भी सीखेंगे कि स्मूथ कैसे लाइक किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, तो हमारे जो भी न्यूमेरिक कॉलम है और जो भी कैटेगरिकल कॉलम है उनको सेपरेट आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आगे जाके हमें क्या करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगानी है। तो अभी के लिए एक्स और वाई में हमने डेटा सेपरेट कर लिया। किस लिए? तो हमें चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो ट्रेंट स्प्लिट में करना है। तो एक्स और वाई में आप देख सकते हो इस तरीके से सेपरेट आउट कर लिया है। अब इसमें हमने यूज़ कर लिया है ट्रेंट स्प्लिट। स्प्लिट में हमने 25% रखे हैं टेस्ट साइज में, यहाँ पे देखो, यानी कि टेस्टिंग के लिए जाएगा 25%, रिमेनिंग 75% डेटा किसमें जाएगा, ट्रेनिंग के लिए जाएगा। अब स्ट्रेटिफाई में मैंने वाई दे दिया है, यानी कि ये क्या कर देगा, वाई में देखेगा कि कितने यस से कितने नो है और उस तरीके से कम ज़्यादा स्प्लिट कर देगा। यस। अब चलते हैं, हम इनका शेप देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कितने टेस्टिंग में गए और कितने ट्रेनिंग में रह गए। तो लगभग 779 जो है वो ट्रेनिंग के लिए गए हैं और 260 जो रोज है वो टेस्टिंग में रह गए हैं। अब यहाँ पे ये OHE यानी कि वन हॉट इनकोडर हमें यूज करना है। अब ये वन हॉट इनकोडर क्या होता है? तो वन हॉट इनकोडर हमारे क्लासेस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, न्यूमेरिक में। अब ये जो वन हॉट इनकोडर है वो कैसे काम करता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो वन हॉट इनकोडर में क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास अगर वैल्यूज है A B C D, ये 4 वैल्यूज है किसी एक कॉलम में। फिर से मान लो यहाँ पे रिपीट हो रहा है बी डी ए सी ए और बी, ऐसे रिपीट हो रहा है एक कॉलम में, ये वैल्यूज है। तो इनकोडर क्या कर देगा, तो मान लो उसने ए को कर दिया यहाँ पे एक कॉलम, बी को एक कॉलम, सी को एक कॉलम और डी को एक कॉलम, इन 4 कॉलम कर दिए उसने। अब जहाँ पे ए दिखेगा तो यहाँ पे 1 कर देगा, बाकी सबको 0। अब बी है तो ये 0, ये 1 और ये दोनों 0। यहाँ पे सी है तो 0 0 1 0। अब ये डी है तो ये तीनों 0 हो जाएंगे और ये लास्ट में 1 हो जाएंगे। ये बी है तो ये 1 और ये दो तीनों 0। अब ये 0 है तो ये डी है तो ये लास्ट में 1 आएगा, तो 1 और अगेन ये 0। अब ये 0 0 1 0। तो ये आप समझ रहे हो कि जहाँ पे वो वैल्यू मैच हो रही है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, तो 1 लिख रहा है, और जहाँ पे मैच नहीं हो रही है वहाँ पे वो 0 कर रहा है। अब ऐसे केस में मैंने एक और पैरामीटर वहाँ पे लिया है, दैट इज ड्रॉप फर्स्ट। ये ड्रॉप फर्स्ट पैरामीटर क्या कर देगा, तो ये जो पैरामीटर है ड्रॉप फर्स्ट, ये देखेगा कि मैं कौन सा एक कॉलम ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैंने ड्रॉप फर्स्ट किया है तो ये ए कॉलम को ड्रॉप कर देगा यहाँ पे। क्यों? तो समझो बात को। अभी मुझे क्या ए कॉलम की सच में ज़रूरत है? तो अभी देखो, अब यहाँ पे ए वैल्यू है तो ये तीनों क्या है, ओके, ये जो तीनों हैं ये क्या हो गए हैं, ज़ीरो। जहाँ पे ए वैल्यू है वहाँ पे तीनों ज़ीरो हो गए। तो सिंपली हमें ये समझना है कि जहाँ पे ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगे वहाँ पे ये वैल्यू क्या है, तो ए है। इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम की ज़रूरत है ही नहीं। तो जो एक्स्ट्रा कॉलम है ड्रॉप करने के लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट यूज़ कर लिया है। यस। अब ट्रेनिंग डेटा के ऊपर उसको फीड करेंगे और ट्रेनिंग के ऊपर ट्रांसफॉर्म एंड टेस्टिंग के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। हमेशा यही होता है किसी भी इनकोडर में, स्केलर में, कि ट्रेनिंग डेटा के ऊपर उसको फीड करना होता है, यानी कि उसको सिखाना होता है कि कौन से क्लासेस है ट्रेनिंग में, और टेस्टिंग में उसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। यस। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब स्केलर, वो मैंने आपको पहले ही बताया, स्टैंडर्ड स्केलर कर देता है, अगेन सेम। अब यहाँ पे लेबल बाइनराइजर मैंने लिया है, तो अगेन ट्रेनिंग के ऊपर मैंने फीड कर लिया एंड अगेन ट्रांसफॉर्म भी कर लिया है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव लेबल है वो 0, पॉजिटिव लेबल को हमने 1 कर दिया है। यस। अब आप देखो, हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि डेटा कैसा है। तो देखो, जो नो है उसके लिए मैंने 0 कर लिया है, तो ये देखो, ये एक्चुअल में वाई टेस्ट में जो 946 पे है नो, वो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जो यहाँ पे 766 पे एस है तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है। अब ये इंडेक्स ऐसे कैसा है, तो
जो हम स्प्लिट कर लेते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो उसमें हमारे सैंपल्स जो है वो रैंडमली स्प्लिट हो जाते हैं, इसलिए कोई भी इंडेक्स यहाँ पे आ सकता है। यस, तो आप देख सकते हो कि नो और एस को हमने क्या कर लिया, 0 और 1 में कन्वर्ट कर लिया। यस, अब चलते हैं तो ये डेटा देखने के लिए कि हमारा एक्सटेंड का डेटा किस तरीके से इनकोड हुआ है। तो ये जो इनकोड हुआ है इसमें 8 कॉलम दिखाई दे रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम है। यस, अभी 8 कॉलम कैसे है, इनपुट में कितने न्यूमेरिकल कॉलम है मेरे, तो 1 2 3 4 5 और 6 ही इनपुट कॉलम है। तो ये 8 कैसे हो गए, तो देखो जेंडर तो 0 1 है, वो एक ही कॉलम में रहेगा। कफ जो है वो भी 0 1 है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और माइल्ड है, एक ही कॉलम में रहेगा। सिटी 4 है, लेकिन 4 की जगह सिर्फ 3 रहेगी। यस, क्यों, क्योंकि एक तो ड्रॉप हो जाएगी। यस, तो ये 2 और ये 3 5, और ये हाई फीवर आइदर है नहीं तो नहीं है, यानी कि 6। सीनियर या तो सीनियर है नहीं है, यानी कि 7। और कफ स्ट्रॉन्ग है या फिर अगेन माइल्ड है, तो ये 8। इस तरीके से 8 कॉलम क्रिएट हो गए यहाँ पे, लाइक दिस आप देख सकते हो। अब ये जो 8 दिख रहे हैं वो ट्रेनिंग में भी है और ऑब्वियसली टेस्टिंग में भी है, यहाँ पे देख लो। अब ये स्केल क्या है, तो हमारे जो 2 इनपुट कॉलम है कौन से, ये वाले देखो, न्यूमेरिक वाले है ना, एज एंड फीवर, तो उनको क्या कर दिया है उसने, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है, जहाँ पे इनका मीन क्या होगा, मीन रहेगा 0, स्टैंडर्ड डिवीजन रहेगा 1। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, तो एक जगह पे दिखाना है, तो ये देखो ये डेटा इस तरीके से बन के रेडी होगा, है ना। टॉप 5 रोज दिखाए मैंने यहाँ पे, 2D है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कॉलम। यस, अब ये सेव कर लिया मैंने, ट्रेन इनपुट और टेस्ट इनपुट के नाम से यहाँ पे अपेंड कर लिया उनको, और कॉलम वाइज अपेंड हुआ है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो रो वाइज हो जाता है, यानी कि पहले सभी 8 कॉलम आएंगे, उनके नीचे वो 2 कॉलम अपेंड हो जाएंगे। तो ये जो है हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा मॉडल, मॉडल में हमने कुछ नहीं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो उसका क्लास है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और वो उस ऑब्जेक्ट को हमने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर यहाँ पे फिट कर लेना है, लाइक दिस। अब ये ट्रेनिंग डेटा के ऊपर फिट हो गया है, तो एक बार उसका स्कोर हम स्टोर कर लेते हैं। अब ये स्कोर क्या है, तो हमारा मॉडल जिस डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, यस, हमारा मॉडल जिस डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, उसी डेटा को कितना अच्छी तरीके से ये स्प्लिट कर पाया है वो चेक करने के लिए उसको हम कहते हैं स्कोर। यहाँ पे स्कोर नाम है, लेकिन उसको हम ट्रेनिंग स्कोर कहते हैं, यानी ट्रेनिंग का क्या स्कोर लेके आया है। यस, तो ये स्कोर हमने सेव कर लिया, और यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट कर लिए जितने भी हमारे टेस्टिंग के इनपुट थे उन सबको। अब टेस्टिंग के इनपुट को, यानी कि अननोन इनपुट को अगर टेस्ट कर लिया है, तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी एक्यूरेसी। यस, तो स्कोर हमेशा ट्रेनिंग के ऊपर मिलता है, लेकिन जो टेस्टिंग होता है उसके ऊपर हमारे मॉडल की क्या मिल जाती है, एक्यूरेसी मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे आपको जो ACC दिख रहा है वो हमारी एक्यूरेसी है, पर एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग में 65% और टेस्टिंग में 64% की एक्यूरेसी आई है। यस, अब इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये जो दोनों मैंने दिखाया, ये क्यों दिखाया पहले वो भी समझा देता हूँ। अगर अगर ये जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो डिफरेंस है वो बहुत ही हाई हो जाता है, कौन से केस में, ट्रेन जो है वो मान लो कि 80% एक्यूरेसी दे रहा है, और टेस्टिंग में वो 50% एक्यूरेसी दे रहा है, इतना लगभग डिफरेंस है। यस, अगर इस तरीके का डिफरेंस है तो हम उस डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यस, हमारा मॉडल कुछ ज़्यादा ही ट्रेन हो गया है, इतना भी ट्रेन नहीं होना चाहिए, जो टेस्टिंग में हमें खराब रिजल्ट दे दे। यस, अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ट्रेनिंग में मान लो उसकी एक्यूरेसी 40% है, यस, और यहाँ पे ये लगभग 60% या फिर यहाँ पे 90% तक चली गई है। यस, अब ये भी क्या है, ये भी गलत है। अब ये जो सिनेरियो जहाँ पे ट्रेनिंग स्कोर ज़्यादा होता है और टेस्टिंग स्कोर कम होता है, उसको हम बोलते हैं कि हमारा मॉडल ओवरफिट हो गया है। यस, ओवरफिट हो गया है। लेकिन ट्रेनिंग का स्कोर कम
और टेस्टिंग का स्कोर जब ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा मॉडल अंडर फिट रह गया है। ये 2 सिनेरियो होते हैं कि ट्रेनिंग का स्कोर हाई, टेस्टिंग का लो। तो ओवरफिट, ट्रेनिंग का स्कोर लो लेकिन टेस्टिंग का हाई, तो हम बोलते हैं कि हमारा मॉडल अंडर फिट रह गया है। यस। अब यही हम देखेंगे यहाँ पे कि कितने वैल्यूज को कैसे सेग्रीगेट किया है। तो अभी एक्स एक्सिस पे देखो, ये अब एक्चुअल टारगेट देखोगे, वाई एक्सिस पे हमारा प्रेडिक्टेड देखोगे। तो एक्चुअल 1 और प्रेडिक्टेड 1, 78 टारगेट को उसने अच्छे से प्रेडिक्ट कर लिया है। एक्चुअल 0 और प्रेडिक्टेड 0, 89 टारगेट को अच्छे से प्रेडिक्ट कर लिया है। लेकिन 47 ऐसे टारगेट है जो एक्चुअल में 0 थे लेकिन उनको प्रेडिक्ट किया है 1, और 46 ऐसे टारगेट थे जो एक्चुअल में 1 थे लेकिन प्रेडिक्ट कर लिया है 0। यस। तो ये हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स रहता है, और इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, जो इसी से कैलकुलेट होके आता है। कैसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, ये प्रिसीजन, रिकॉल और रेफरेंस स्कोर, ये तीनों वैल्यूज हमें मिल जाती है। अब हमारे केस में कौन सा यूज करना है, प्रिसीजन यूज करना है, रिकॉल यूज करना है, फिर रेफरेंस यूज करना है, तो वो डिसाइड होता है कि हमारा मॉडल का सिनेरियो क्या है। वो हम कैसे यूज करना है वो भी हम देखने वाले हैं। अभी के लिए ये एक डिसीज के लिए है तो हमारे लिए रिकॉल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए इतना ही बता देता हूँ। अगर कोई नॉर्मल चीज़ होती है तो उसके लिए हम प्रिसीजन या फिर F1 स्कोर की तरफ भी जा सकते हैं। यस। ये सपोर्ट क्या होता है, तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज होती है 1 की और 0 की यहाँ पे, और हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि 64% एक्यूरेसी है। इसका रिकॉल थोड़ा सा कम है 1 का, ये ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब हमारा डेटा एक सैंपल डेटा है, सिंथेटिक डेटा है, तो हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, अगर और ज़्यादा हमने फीचर इंजीनियरिंग कर ली होती तो शायद ये 70 के ऊपर हो जाता, लेकिन अभी के लिए ठीक है, लाइक 61 आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से एग्जैक्टली हमारा मॉडल ट्रेन होता है, उससे हमें वैलिडेशन किया जाता है। देख सकते हैं हम कि किस तरीके से हमारा मॉडल यहाँ पे यूज हो रहा है। अब इस मॉडल को बनने के बाद हमें क्या करना होता है, तो मॉडल को बहुत बार सेव भी करना होता है। यस। पिकल फाइल किसी को देनी होती है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं जॉबलिब। अब जॉबलिब क्यों, तो जॉबलिब एक ऐसी लाइब्रेरी है जो किसी भी मॉडल को डम करने में यूज होती है। यानी कि अगर मैं करूँ यहाँ पे जॉबलिब डॉट डम, किसको डम करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इसको क्या क्या चाहिए। एक तो वैल्यू चाहिए, यानी कि किसको डम करना है, और जिस नेम में डम करना है वो फाइल नेम चाहिए। यस। अब यहाँ पे देखो किसको डम करना है, तो मुझे मॉडल को डम करना है ना। इसको देखो मैंने नाम दिया है मॉडल, तो मॉडल का डम करेंगे, और मॉडल को नाम क्या देंगे हम, तो इसको हम बोलेंगे कोविड 19 क्लासिफिकेशन। ये हमारा मॉडल है, और डॉट pkl कर देता हूँ मैं यहाँ पे। कहाँ पे सेव हो जाएगा, उसी फोल्डर में सेव हो जाएगा जिसमें ये नोटबुक है, और जैसे रन कर दिया वो सेव हो गया। कहाँ पे, तो देखो मैं उस फोल्डर में जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फोल्डर है ट्यूटोरियल्स नाम का, और इसमें आप देखोगे कोविड-19 क्लासिफिकेशन की कोई एक फाइल, ये देखो pkl फाइल यहाँ पे बनी हुई है। अब मुझे अगर और कुछ टेस्ट करना है तो उसके लिए पूरा मॉडल फिर से रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब हमारे पास एक पिकल फाइल होती है। यानी कि ये फाइल अगर मैं आपको भी भेज दूँ तो आप भी इस तरीके का डेटा बना के अगर उस फाइल में दे दो तो आपको प्रेडिक्ट करके दे देगा। जैसे कि अब यहाँ पे कर दिया मैंने लोड मॉडल इज इक्वल्स टू, मॉडल को लोड कर रहा हूँ मैं, जॉबलिब डॉट लोड, किसको लोड करना है, तो जो कोविड-19 क्लासिफिकेशन डॉट pkl है उसको लोड करना है। अब अगर कर दूं मैं लोड मॉडल डॉट, यहाँ पे वो सभी वैल्यूज आएंगे आपको जो मॉडल के साथ होती है। तो प्रेडिक्ट, किसे प्रेडिक्ट करना है, तो जो टेस्ट इनपुट है उसमें से मान लो पहले 10 रो मुझे प्रेडिक्ट करने हैं, एंड ये आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मॉडल क्यों डम करना होता है, तो ये यूज करके हम एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड पॉइंट वगैरह क्या होता है वो हम डिप्लॉयमेंट में सीखेंगे, लेकिन आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई इशू होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। नहीं तो इसी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।